नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है, यानी राजस्थान का जो भूगोल है वो हम प्रारंभ कर चुके हैं। और राजस्थान भूगोल की तीसरी जो क्लास है जिसमें हम राजस्थान का जो परिचय है उससे हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। पिछली दो क्लासें जो थी उन दो क्लासों में हमने राजस्थान को प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था, उनकी भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, बोली के आधार पर कौन से भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाता था, और भौगोलिक दृष्टि से किस भौगोलिक प्रदेश जो है उसकी क्या विशेषता थी। इस आधार पर हमने लास्ट जो क्लासें थी उनमें राजस्थान का प्राचीन जो परिचय था उस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज की जो क्लास है दोस्तों उसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो नामकरण है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया जो है इस नामकरण से संबंधित मानी जाती है, उन पर हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर जो बच्चे इस चैनल को नए देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक क्या करें, शेयर कीजिए। और जो दोस्त पुराने हैं अगर उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है वो मैसेज करके जो प्रश्न है उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जो प्रारंभ है वो करते हैं राजस्थान के नामकरण से संबंधित। और सबसे पहले हम नामकरण से संबंधित बात करते हैं तो आपको पता है कि विभिन्न विद्वानों ने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया। या मैं कहूं कि राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान का जो इतिहास है, आपको पता है कि राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है इस भौगोलिक संरचना ने राजस्थान के भिन्न भिन्न भौतिक प्रदेश को क्या क्या प्रभावित किया है। और इसी भौतिक प्रदेश ने यहाँ की साहित्य, यहाँ के इतिहास, यहाँ के कल्चर को क्या क्या प्रभावित किया। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि इस भौगोलिक प्रदेश को किन किन नामों से संबोधित किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य जैसे ही यहाँ के जो भौगोलिक प्रदेश थे इन भौगोलिक प्रदेशों में राजपूत शासकों का आधिपत्य अधिक था और इस कारण से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता था। यानी 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के अधिकांश जो भौगोलिक प्रदेश हैं इन भौगोलिक प्रदेशों में राजपूत शासकों का आधिपत्य ज्यादा था और इस कारण से इस भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। दोस्तों, बात ये आती है कि सबसे पहले इस भौगोलिक प्रदेश को राजस्थान या राजस्थान से संबंधित जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। तो जैसे हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 682 ईस्वी पूर्व की। और 682 ईस्वी पूर्व जो था यानी ईसा मसीह से के जन्म से भी 682 वर्ष पहले का एक लेख मिलता है जिसे बोलते हैं बसंतगढ़ अभिलेख। और ये जो बसंतगढ़ अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है सिरोही से। कहां से प्राप्त हुआ है? सिरोही से, सबसे पहली बात। और सिरोही जो था आपको पता है वर्तमान में गुजरात और राजस्थान की जो है सीमा सिरोही से स्पर्श करती है। और सिरोही जो था एकीकरण के संबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हम चर्चा करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम विस्तार से इस पर। अब बात करते हैं बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख कौन सी भाषा में था। देखो, भाषा की बात करते हैं तो भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में अभिलेखित था। और इस बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में राजस्थान से संबंधित सबसे प्राचीन जो शब्द है वो प्रयोग किया गया था। और इस बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था इसमें इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान या द्वितीय शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यानी कहने का अर्थ यह है बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए सर्वप्रथम जो शब्द का उल्लेख मिलता है वो मिलता है राजस्थान या द्वितीय। कौन सा मिलता है? राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये तो सबसे पहला उल्लेख था। उसके बाद में हम बात करते हैं एक हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है और अभी लॉकडाउन के मध्य
हमारी सरकार ने एक जो नाटक था वो प्रारंभ किया था, जो प्राचीन समय से भारतीय लोग देखते आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं रामायण। और रामायण के जो रचयिता थे वो थे वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। और वाल्मीकि ने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए मरुकांता शब्द का क्या क्या प्रयोग किया। मरुकांता शब्द का जो प्रयोग है वो हमारे जो धार्मिक लेख है, या हम कहते रामायण है, रामायण भी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। और वाल्मीकि ने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? वो किया था मरुकांता शब्द का प्रयोग किया था। जैसे ही हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो, आप सबको पता है कि रामायण और महाभारत जो है वो गुप्त काल में लिखे हुए अभिलेख माने जाते हैं। यानी गुप्त काल में लिखी हुई जो पुस्तक है वो कौन सी है? रामायण और महाभारत। आप सबको पता है भारत के अधिकांश जो वेद है, पुराण है, वो भी किस काल में लिखे हुए हैं? गुप्त काल में लिखे हुए हैं। तो कहने का तो गुप्त काल जो है 4वीं शताब्दी के आसपास हम बात करते हैं, रामायण और महाभारत लिखे हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास, या 7वीं जो सदी है, इस 7वीं सदी के आसपास इस भौगोलिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 7वीं सदी जो थी, इस 7वीं सदी के आसपास इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे ही देखो मरु देश के नाम से, किस नाम से जाना था? मरुदेश। मरुदेश का अर्थ तो मरुस्थलीय देश। एक पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है ये अधोतन सूरी द्वारा लिखित है। यानी अधोतन सूरी द्वारा रचित जो पुस्तक है और उसका जो नाम है वो है कुवलय माला। कौन सी है? कुवलय माला जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखित है? अधोतन सूरी द्वारा रचित जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए कुव्य माला, या इस यानी अधोतन सूरी द्वारा जो ये कुव्य माला जो पुस्तक है, इसमें कौन से देश शब्द का प्रयोग किया? मरुदेश। मरुदेश का अर्थ होता है ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहां मरुस्थल पाया जाता है, यानी राजस्थान की भाषा में कहते हैं बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अधोतन सूरी ने अपनी जो पुस्तक है कुवलय माला, इस कुवलय माला में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए मरु देश की संज्ञा जो है वो क्या की थी? प्रदान की थी। अब आपको पता है अपने राजस्थान का जो साहित्य पढ़ते हैं, और इस साहित्य में बहुत सारे जो हैं वो हम बात करते हैं ग्रंथ लिखे हुए, और इन ग्रंथों में भिन्न भिन्न जो विद्वान है या भिन्न भिन्न साहित्यकार जो थे, उन साहित्यकारों ने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया। और उसी श्रेणी में एक आता मुहनोत नैणसी। कौन से आते हैं? मुहनोत नैणसी। और मुहनोत नैणसी ने ख्यात लिखी थी, और उन्होंने अपने जो ख्यात थी, इसके अलावा राजाओं के बहुत सारे जो उनकी जीवनियां थी वो भी लिखी थी। और उन्होंने अपनी जो जीवनियां थी या जो ये ख्यात था या ये जो भौगोलिक प्रदेश है उसको इन्होंने राजपुताने की कुंजी की संज्ञा क्या की है? प्रदान की है। यानी कहने का अर्थ मुहनोत नैणसी ने अपनी जो ख्यात थी या राजरूपक, और उसमें इस भौगोलिक प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, और शब्द है राजपुताने की कुंजी। क्या शब्द का प्रयोग किया गया? राजपुताने की जो कुंजी है उसका उल्लेख किया गया। अब आपको पता है कि देखो 682 ईस्वी पूर्व क्या शब्द मिलता है? राजस्थानी आदित्य। उसके बाद में रामायण जो थी
जो वाल्मीकि द्वारा रचित थी उसमें मरुकांता शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी, और 7वीं शताब्दी में अधोतन सूरी द्वारा लिखित जो पुस्तक है जिसे हम बोलते हैं कुवलय माला, और इस कुवलय माला में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए मरु देश का प्रयोग मिलता है। और उसके आसपास जितने भी ख्यात थे या जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उसमें या तो मरुदेश या मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से क्या होता है, उल्लेखित होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम 7वीं शताब्दी से बाद में आगे बढ़ते हैं, आपको पता है मुगल आ गए, और मुगलों के पश्चात जो है इस भौगोलिक प्रदेश पर हम बात करते हैं ब्रिटिश शासकों का आधिपत्य हो गया। और जब 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपना राज स्थापित करने के लिए विभिन्न पॉलिटिकल एजेंटों की क्या कर दी, स्थापना कर दी। यानी भारत और राजस्थान के भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेश में अंग्रेजों के जो एजेंट थे वो क्या करते थे, निवास करते थे। और राजस्थान में इन एजेंटों ने देखा कि अधिकांश जो भौगोलिक प्रदेश है उस पर राजपूत शासकों का क्या है, आधिपत्य है, और इसीलिए उन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग करना क्या कर दिया, प्रारंभ किया। और ये जो राजपुताना शब्द है, इस राजपुताना शब्द से संबंधित जो प्रश्न है वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। और जैसे हम बात करते हैं राजपुताना शब्द के प्रयोग की, तो हमारे सामने एक विद्वान आते हैं और सन भी याद कर लेते हैं कभी कभी। हम बात करते हैं 1800 ईस्वी के आसपास। देखो 1800 ईस्वी के आसपास एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉर्ज थॉमस। और इस जॉर्ज थॉमस ने देखा कि संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश पर राजपूत शासकों का आधिपत्य है, और इन्होंने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग कर दिया। यानी कहने का अर्थ है इस भौगोलिक प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है, वो प्रयोग किया है जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस कौन थे, अंग्रेज अधिकारी। और ये जो बात है ये हमें एक पुस्तक में मिलती है, और ये जो पुस्तक है ये जॉर्ज थॉमस के एक शिष्य थे, और शिष्य का नाम था ग्राशियन महोदय। और ग्राशियन महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस वो प्रथम पुस्तक है जिसमें ये बात बताई गई है कि इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है वो संभवतः सबसे पहले किसने किया था, वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में आपको पता है एक अंग्रेज अधिकारी थे, और ये जो अंग्रेज अधिकारी थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1829 ईस्वी, और 1829 ईस्वी में ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित हुई थी लंदन से। कहां से हुई थी, लंदन से। और अंग्रेज विद्वान का नाम था कर्नल जेम्स टोड। कौन था, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्होंने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए सर्वप्रथम जो नाम दिया था वो दिया था रजवाड़ा। क्या नाम दिया था, रजवाड़ा, यानी राजाओं का स्थान। दूसरा, यही रजवाड़ा जो था ये अपभ्रंशित होते होते क्या कहलाने लगा, रायथान। और रायथान क्या होता है, पहली बात तो ये रायथान किसे कहते हैं, और रायथान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजाओं का ठहरने का स्थान। अब राजाओं का ठहरने का स्थान का अर्थ ये है कि महल में ठहरते हैं। और जब प्राचीन समय में जब राजा अपनी रियासतों को देखने जाते थे तो आप सबको पता है कि प्राचीन समय में यानी राजपूत काल में हम बात करते हैं आवागमन के जो साधन थे, या तो घोड़ा गाड़ी, या हम बात करते हैं रथ घोड़ा, इसके अलावा हाथी, और ये जो था या पैदल। तो इस प्रकार से ये जो थे ये आवागमन के साधन थे। जब राजा एक स्थान से यानी अपने जो दुर्ग था, दुर्ग को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाता था तो जहां पर वो डेरा डालता था उसके आसपास जो सैनिक थे वो क्या कर लेते थे, घेरा लगा लेते थे। और इस स्थान को जहां पर घेरा होता था, घेरे के अंदर वाला जो स्थान होता था उसे नाम दिया था रायथान, यानी राजा का ठहरने का स्थान।
तो उस आधार पर इस भौगोलिक प्रदेश को कहा जाने लगा राजस्थान। और यही राजस्थान जो था ये अपभ्रंशित होते होते वर्तमान में क्या कहलाने लगा, राजस्थान कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा, राजस्थान कहलाने लगा। यानी राजस्थान जो है यही अपभ्रंशित होकर क्या कहलाने लगा, राजस्थान कहलाने लगा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं 682 ईस्वी पूर्व से ये नामांकन प्रारंभ होता है और जो ये वर्तमान स्थिति पहुंचते, अभी चर्चा करेंगे हम, उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान है या रजवाड़ा है, ये प्रयोग किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने किया है। कब किया है, 1829 में एक पुस्तक लिखी थी और ये जो पुस्तक है ये लंदन से प्रकाशित हुई थी। बात यही है कि इस पुस्तक को किस नाम से संबोधित किया जाता है। और जैसे हम बात करते हैं पुस्तक की, तो इस पुस्तक के 2 नाम उल्लेखित होते हैं। कितने नाम उल्लेखित होते हैं, 2 नाम उल्लेखित होते हैं। तो जो सबसे पहला जो नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से आप लोग जो है वो कमेंट करो और कमेंट करके उत्तर दीजिए जल्दी से। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम क्या है। हाँ, इसका जो दूसरा नाम है वो मैं नीचे लिख देता हूं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। मोस्टली जो प्रश्न आता है या तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या आता है इसका दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर राजस्थान के चौथे से 5वें कंपटीशन एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये पूछा जाता है। तो आपको दोनों ही दृष्टि से याद, भूगोल की दृष्टि से भी आपको याद रखना है और आपको इतिहास की दृष्टि से भी याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने, जिसने राजस्थान के लिए रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, वो कौन सी पुस्तक में किया है। मोस्टली प्रश्न यही था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया या एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। वर्तमान समय में इसको थोड़ा सा डीपली पूछा जाने लगा है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। तो प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। कहां से हुआ था, लंदन से। कहां से हुआ था, लंदन से प्रकाशित हुआ था। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब बात आती है कि हमने राजस्थान शब्द की बात कर ली, हमने राजपूताना शब्द की बात कर ली, हमने जो थी मरुदेश की बात कर ली। अब बात आता है कि इस भौगोलिक जो प्रदेश है ये अपने जो है वर्तमान स्वरूप में कब आता है। और दूसरा कि ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये औपचारिक रूप से, देखो एक तो होता औपचारिक रूप से और एक होता जो है वर्तमान स्वरूप। दोनों को ध्यान से समझो, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों से ही प्रश्न पूछे जाता है। एक होता औपचारिक रूप से, और वो एक होता है वर्तमान रूप। कब, देखो दोस्तों आपको पता है आजादी के पश्चात भारत का एकीकरण हुआ और एकीकरण के साथ साथ आपको पता भारत का संविधान बना। तो मैं औपचारिक रूप से बोल देता हूं या मैं कह देता हूं संवैधानिक रूप से, यानी संविधान में। तो आपको पता है कि अपना जो संविधान है ये कब लागू हुआ,
हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब उस संविधान में कहा गया था कि ये जो भौगोलिक प्रदेश है यानी राजस्थान वाला, इस भौगोलिक प्रदेश को जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा राजस्थान। क्या नाम दिया जाएगा? राजस्थान नाम दिया जाएगा। यानी कहने का था, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, इसके भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेशों पर अनेक राजाओं का आधिपत्य था और उन राजाओं ने, किसी ने मत्स्य प्रदेश रखा था, किसी ने जांगल प्रदेश, यानी कहने का अलग अलग नाम थे। तो हमें याद रखना है ये सारे नाम कब समाप्त हो गए? 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते इस भौगोलिक प्रदेश के लिए एक नाम चिन्हित कर दिया और वो नाम था राजस्थान। यानी औपचारिक रूप से इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का नामकरण कब किया गया? जब संविधान लागू हुआ। संविधान सबसे पहले कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दूसरा प्रश्न कि ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, और वर्तमान स्वरूप की हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बना देता हूं ना, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। और आप सबको पता है ये मैप दिख रहा है, यानी वर्तमान में जो हम राजस्थान का मैप देख रहे हैं, ये मैप कब उल्लेखित होता है? देखो, आपको पता है कि जब एकीकरण हुआ था तो राजस्थान में 19 देशीय रियासतें, 3 ठिकाने व एक चिपचिप प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश जो था, यहाँ पे लिखा हूँ अजमेर मेरवाड़ा। और 3 जो ठिकाने थे वो आप सबको पता है, लावा, निमराना, कुशलगढ़। कौन था? लावा, निमराना और कुशलगढ़। ये जो थे ये क्या थे? ठिकाने थे। तो कहने का अर्थ है वर्तमान स्वरूप कब आया? सबसे पहले जब एकीकरण पूर्ण हुआ था, हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को एक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित थी? राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा मिला। दूसरा आपको पता है ये जो था आबू, देखो यहां पर केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, और ये था मारवाड़ यानी मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा यहां पे जो था वो आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा। देखो एकीकरण के समय आबू देलवाड़ा को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गुजरात में ले गए थे, क्योंकि गुजरात के थे और ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये गुजरात में मिला दिया। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो भाषा के आधार पर गुजरात में मिलना नहीं चाहते थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गए और कहा कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपका जी जो है वो विश्लेषण किया जाएगा, अगर आपकी भौगोलिक संरचना या आपसे हम क्या करेंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, आप जिसमें भी मिलना चाहो आप वोटिंग कर देना, आपको उसमें मिला दिया जाएगा। तो उसके पश्चात जो था यहाँ के लोग जो थे राजस्थानी थे, इसलिए इन्होंने राजस्थान के पक्ष में क्या किया, वोट किया। और उसके कारण जो था 1 नवंबर 1956 को एक तो अजमेर मेरवाड़ा जो अंग्रेजों के आधिपत्य में था वो, एक आबू देलवाड़ा, एक यहाँ पे हम बात करते हैं कोटा के आसपास एक स्थान था जिसे हम बोलते हैं सिरोज। और सिरोज उस समय जो था वो राजस्थान में मिलाया गया था, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये राजस्थान का हिस्सा नहीं प्रतीत होता था, इसलिए सिरोज को किसमें मिला दिया गया, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया।
जबकि मध्य प्रदेश का एक सुनील टप्पा, सुनील टप्पा जो था वो उस समय मध्य प्रदेश में था, और इस सुनील टप्पा का तो राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान के कोटा के पास जो सिरोज था उसे राजस्थान से हटाकर किस में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो ये जो संरचना थी, यानी क्या नहीं करता, अजमेर मेरवाड़ा को, आबू देलवाड़ा को और सुनील टप्पा, इन्हें तो किस में मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान से एक जो कस्बा था सिरोज, वो राजस्थान से हटाकर किस में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया। जैसे ये संरचना पूर्ण हुई, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान समय में जो था वो कब आया, 1 नवंबर 1956 को। कब आया था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अब यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वैसे ये जो प्रश्न है ये राजस्थान के एकीकरण यानी इतिहास का प्रश्न है, लेकिन कभी जब टाइम मिलेगा तो हम एकीकरण पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम प्रश्न याद करना चाहते हैं वो प्रश्न ये है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। यानी राजस्थान दिवस जो है वो आप सबको पता है कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, जब बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर जो है जैसे राजस्थान के अंदर मिलते हैं सामूहिक रूप से, और इतनी बड़ी घटना होती है 30 मार्च को, इसलिए 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो घटना है ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली आजकल जो वर्तमान समय में कंपटीशन, देखो समय के साथ जो है ये प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज होता जा रहा है। आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो याद ये रखना कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। और अमूमन हम एक ही बात रखते हैं, अजमेर मेरवाड़ा जो है वो राजस्थान में मिला, लेकिन आपको दोस्तों आप सबको पता है कि अजमेर मेरवाड़ा के अलावा 2 और जो क्षेत्र थे वो राजस्थान में मिले, और एक जो राजस्थान का हिस्सा था उसे क्या किया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये जो 4 घटनाएं हैं ये आपको याद रखनी, मोस्टली यहाँ से प्रश्न। और पहला ऑप्शन क्या होता है, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला, बी। और हम क्या करते हैं, पूरा ऑप्शन देखते नहीं और पहले क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है पूरा पूरा जो है वो उत्तर देखा, ऑप्शन जो है वो देखा करो। पहला ऑप्शन होगा अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाएगा, दूसरा जो है वो होगा आबू देलवाड़ा वह सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया, और तीसरा होगा सिरोज को राजस्थान से मध्य प्रदेश में मिलाया गया, और चौथा होगा उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं। तो आपको याद रखना कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा, उपरोक्त। तो इस प्रकार से आपको ये जो है ये नामकरण से संबंधित जो बातें हैं वो क्या करनी है, याद रखनी। दोस्तों दूसरी बात, आप लोग कह रहे हो कि सर जो है हमारे को प्रश्न उत्तर भी करवाया, यानी हमारा जो डेली टेस्ट है वो भी आप आयोजित करो। दोस्तों इस पर कार्य जारी है, और जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे आपसे जो है वो टेस्ट आयोजित कर लिया जाएगा, ताकि आपको भी अपनी जो तैयारी है उस तैयारी का पुख्ता जो इंतजाम है वो आपको मिल जाए, और आप जो है वो रीट, पुलिस या अन्य कंपटीशन एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। इसलिए हम टेस्ट वाली जो व्यवस्था है वो भी साथ के साथ करने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों अब इससे आगे की जो बात है वो हम करने जा रहे हैं, और आगे की जैसे बात करते हैं, जैसे हमने प्रारंभिक जो क्लास थी उसमें हमने 2 भागों में विभाजित किया था। हमने उसका प्राचीन रूप, इसका वर्तमान रूप, और हम प्राचीन रूप पिछली क्लासों में कर चुके हैं और वर्तमान रूप इस क्लास में कर लिया कि वर्तमान कब आया, ये कौन कौन सी घटना थी, कौन कौन से जो नामकरण है वो प्रारंभ किए। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान की तुलना जो है वो विश्व के संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान की तुलना जो है वो भारत के संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान की तुलना जो है वो एशिया के संदर्भ में बात करेंगे, और उसके बाद में इसके अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, इसका क्षेत्रफल, इसकी आकृति, इन पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल मगन होकर ये वीडियो देखते रहिए, और अगर आप दिल लगाकर वीडियो देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंपटीशन एग्जाम में आप जो है वो आपका जो उत्तर है वो सही करके आएंगे। लेकिन आपको इससे पहले एक ही चीज याद रखनी कि आपको राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है कि राजस्थान में कितने जो हैं वो जिले हैं, कहाँ पर उनकी लोकेशन, अगर ये थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये प्रिपेयर कर लो, उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
केवल भौगोलिक प्रदेश को देखकर, इसके अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति को देखकर आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अब जो क्लास की बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्थिति की चर्चा करेंगे, इसके आकृति की बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे और इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है ये अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को, देखो जब तक मजा नहीं आता कंपटीशन का, जब तक कंपटीशन फेयर नहीं हो। यानी फेयर का अर्थ है आजकल जो लोग हैं वो दूसरे को बताना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों कंपटीशन फेयर होगा तो जीतने में भी मजा ज़्यादा आएगा। यानी जो मजा है वो फेयर कंपटीशन में ही है, चीटिंग करके तो हर कोई जीत सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों तक या अपने दोस्तों तक या जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।